ओके, सो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अबाउट द ऑक्साइड्स। ऑक्साइड के टाइप्स में मैंने कहा था कि ऑक्साइड को दो तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो नेचर की बुनियाद पे ऑक्साइड के फिर 4 टाइप्स हैं, इनमें से 2 डिस्कस किए थे, बेसिक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड। थर्ड वन, the third type, that is what we call the amphoteric oxides, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों रखते हैं, और इसमें जनरली हम ले सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड भी इसमें हो सकता है, नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, एंड इसमें मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, और मेटेलाइट का ऑक्साइड भी इसमें अक्सर आते हैं। इनमें पहचान क्या है कि ये ऑक्साइड जो है रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ बेस। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो इस टाइप के ऑक्साइड को आप कहते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है तो फिर ये सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक ऑक्साइड है तो फिर सिर्फ ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और वाटर के साथ बेसिक ऑक्साइड भी रिएक्ट करके बेस बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है, जबकि ये ऑक्साइड मोस्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं लाइक बेरिलियम ऑक्साइड, H2O, SNO, PbO2, etc. These are Al2O3. These are examples of amphoteric oxides. इनके एम्फोटेरिज्म के लिए आपको इनकी रिएक्शन देखनी है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब एसिड के साथ रिएक्ट कर दे रहे हैं देन दे एक्ट लाइक अ बेस, जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे देन दे एक्ट लाइक इन एसिड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्ज करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड लो और इसको आप रिएक्ट करें किसी एसिड के साथ, देन यू गेट साल्ट इन वाटर, दिस इज यू गेट साल्ट इन वाटर। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि ये चीज़ एसिड है, तो द प्रोडक्ट शो सॉल्ट इन वाटर की वजह से इट इज़ कंफर्म दैट द सेकेंड थिंग इज अ बेस। और अगर आप इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करो तो इसका तो हमें पता है कि ये बेस है, लेकिन इस पे हमें डाउट है, तो प्रोडक्ट से इसकी नेचर का अंदाज़ा लगाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट साल्ट एंड वाटर, तो इस रिएक्शन में भी साल्ट एंड वाटर बन गया। फॉर दैट रीजन दिस इंडिकेट्स, द प्रोडक्ट इंडिकेट कि यहाँ पर Al2O3 act like an acid. So these oxide act like a base when react with acid, act like an acid when react with a base. For that reason they are amphoteric oxide. Or the last type, rarely existing oxide, they are neutral oxides. तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि मेटेलिक या नॉन मेटल ऑक्साइड जो न एसिड के साथ प्रॉपरली रिएक्ट करते हैं इस तरह के, न बेस के साथ और न वाटर के साथ, तो इनको फिर आप कहते हो न्यूट्रल ऑक्साइड। तो नो रिएक्शन विथ एसिड, बेस एंड वाटर। और आपके कोर्स के लिहाज से इसका बेस्ट एग्जांपल आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस टाइप के पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज करेक्ट नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या न्यूट्रल। तो दिस वन इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड बिकॉज ऑफ दीज रीजन। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स एंड देयर टाइप्स। अगर आप ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट की डिस्कशन करें तो उसमें बुक में बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। जनरली आप कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, नंबर वन विथ वाटर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे हम डिस्कस भी कर चुके हैं,
लाइक ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaOH and हाइड्रोजन गैस. इट्स अ वैगरस रिएक्शन, अ वेरी वायलेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, और हाईली एक्सोथर्मिक भी होता है. और अगर आप नेक्स्ट मेंबर थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम की बात करो, तो अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, you'll get magnesium hydroxide along with hydrogen gas. बट अगर आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हो स्टीम के साथ, तो तब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस. यहाँ भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन चूंकि ग्रुप 2A के कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल है, तो स्टीम का टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनती ही डिकम्पोज हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड में नहीं. नेक्स्ट वन, इसमें अगला आपके पास है, इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद वाटर, तो यू गेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. आर चूंकि इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ये प्रोडक्ट आपको फाइनली ऑक्साइड की सूरत में मिलेगा, जस्ट लाइक दिस वन. तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस. फिर सिलिकॉन वाटर को आप रिएक्ट करें, ये भी हाई टेम्परेचर है, यू विल गेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल. और फिर सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं फास्फोरस या सल्फर, तो उनका आमतौर पे वाटर के साथ आम कंडीशन में रिएक्शन नहीं पाया जाता. तो अगला आता है क्लोरीन. अगर आप क्लोरीन को रिएक्ट करते हो वाटर के साथ, तो इसमें आपके पास बन जाता है अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HOCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. ये हाइपोक्लोरस एसिड चूंकि अनस्टेबल होता है, तो सनलाइट की वजह से it decomposes and gives you HCl and nascent oxygen, which then further converts into oxygen gas. तो इसमें फाइनली आप लिख सकते हो कि क्लोरीन और H2O अगर आपस में रिएक्ट करें, तो your product is final product is HCl and what to say the oxygen gas. ये आपके पास ऐसा बैलेंसिंग पर आप बुक से दे सकते, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रिएक्शन विद रिएक्शन विद क्लोरीन. तो अगर आप सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, तो यू विल गेट NaCl. मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, तो यू गेट MgCl2. फिर अगर आप एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, यू गेट दिस साल्ट AlCl3. अगर आप सिलिकॉन को रिएक्ट करते हो क्लोरीन के साथ, यू गेट दिस कंपाउंड. फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो दो पॉसिबिलिटियाँ बनती हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ phosphorus 3 chloride and possibility of the formation of phosphorus 5 chloride. ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये पॉइंट चूंकि बुक में है तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं. और फिर ये इसका मतलब अक्सर जिस स्पीड से रिएक्ट करते हैं, तो किस टाइप का अगर अपीयरेंस ऑफ सोल्यूशन का कलर हो, तो वो चीज़ें आप बुक से अंडरलाइन कर सकते हैं. फिर इसके बाद इसमें फास्फोरस जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लोन पेयर है. तो लोन पेयर की वजह से ये मॉलिक्यूल किस शक्ल का होगा, पिरामिडल. और इसमें जो फास्फोरस है ये इसका हाइब्रिडाइजेशन ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d1 और इस मॉलिक्यूल का शक्ल होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. द नेक्स्ट वन सल्फर. तो सल्फर को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो यू गेट डाई सल्फर डाइक्लोराइड. और क्लोरीन तो ऑफ कोर्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आर्गन नोबल गैस है. तो यहाँ तक आप ये रिएक्शन स्टडी करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विथ ऑक्सीजन, और फिर ऑक्साइड का बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसको डिस्कस करना. तो लेट्स डिस्कस द थर्ड वन, रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद ऑक्सीजन. तो अगर आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन
दिलाओगे तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड, 2 टाइप के ऑक्साइड ये देता है। और मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो यू विल गेट ओनली नॉर्मल ऑक्साइड या नॉर्मल परऑक्साइड, इसमें सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड। और अगर आप नेक्स्ट एल्यूमिनियम की बात करो तो यहाँ भी आपके पास एक ही नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस थिंग इज हाईली स्टेबल, वेरी स्टेबल। तो चूंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाईली स्टेबल है तो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक स्टेबल कोटिंग बन जाता है, और उस स्टेबल कोटिंग की वजह से एल्यूमिनियम रेजिस्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर आप इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो आप इसमें ये नोटिस कर सकते हैं कि इट रेजिस्ट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ a stable oxide coating on surface of aluminium। बल्कि जितने भी प्रिजर्व्ड फूड मटेरियल है उनके जो केन्स है या और उसके कवरिंग मटेरियल है तो उनके इनर वॉल पे हम एल्यूमिनियम कोटिंग करते हैं ताकि वो फूड मटेरियल जो है वो प्रिजर्व्ड रहे, सेफ रहे। और उसमें एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम एलिमेंट के सरफेस के ऊपर जो ऑक्साइड कोटिंग है इसकी थिकनेस को हम इंटेंशनली बढ़ाते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग। तो एनोडाइज एल्यूमिनियम जो है दैट इज पेक्ड ऑन इनर वॉल्स ऑफ केन्स एंड पैकिंग्स ऑफ प्रिजर्व्ड फूड मटेरियल, सॉलिड हो या लिक्विड स्टेट में अवेलेबल हो। और फिर इसके बाद जो है ये आप नोट करें कि कैन अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बट शर्त क्या होगा, इफ एल्यूमिनियम इज पाउडर्ड, अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं दे पाएगा। और इस ऑक्साइड कोटिंग की वजह से एल्यूमिनियम रिमेन्स इनर्ट। अगर इसकी अदरवाइज तो अच्छा मेटल है, रिएक्ट करता है, बेहतर है, बट ऑक्साइड कोटिंग की वजह से ये प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करता। इसकी रिएक्टिविटी के दौरान एडवाइज किया जाता है कि इसको स्क्रैच करो कि अगर इसके ऊपर ऑक्साइड कोटिंग है तो वो हट जाए और ये प्रॉपरली रिएक्ट कर सके। तो ये बात। नेक्स्ट आपके पास है सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फास्फोरस को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो 2 पॉसिबिलिटियां है, एक आपके पास P2O3 और एक P3O5। तो इसको ये मोनोमेरिक फॉर्म है, ये मोनोमेरिक, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं डायमेरिक फॉर्म में। तो यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं P4O6 की शक्ल में, और ये यूजुअली डायमेरिक फॉर्म यानी P6 और O10 इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। सॉरी P2O5 है ये, तो P4O5 ठीक है, O10। नेक्स्ट वन सल्फर। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो 2 पॉसिबिलिटियां है, सल्फर डाइऑक्साइड बने। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगर इसको फर्दर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी 2 ऑक्साइड इसके पॉसिबल है। क्लोरीन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिलाओ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऑक्साइड बने Cl2O डाइक्लोरीन ऑक्साइड, और या डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। ये 2 ऑक्साइड जो है जनरली क्लोरीन के एग्जिस्ट करते हैं, और आर्गन के लिए ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करता। अब थर्ड पीरियड जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड्स हैं, इन ऑक्साइड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को आप डिस्कस करें। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ oxides of third period elements। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहले हम बात करते हैं अबाउट देयर स्ट्रक्चर,
कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप इसका सोडियम ऑक्साइड से स्टार्ट लो, अगर नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें या परऑक्साइड की, तो दिस इज अ जेंट आयोनिक क्लस्टर, आयोनिक बॉन्ड होता है। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो ये भी जेंट आयोनिक क्लस्टर है और ये भी एक जेंट आयोनिक क्लस्टर है। तो ये तीनों जो है दे आर जेंट आयोनिक क्लस्टर्स। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है SiO2, तो दिस वन इज अ जेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल, या आप इसको कहते हैं नेटवर्क मॉलिक्यूल, या आप इसको कहते हैं पॉलीमेरिक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। और फिर इसके बाद जो है आपके पास आ रहे हैं फास्फोरस के ऑक्साइड लाइक P4O6 और P4O10। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, दे आर स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल। और अगर आप सल्फर के ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और फिर इसके बाद क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें तो क्लोरीन के ऑक्साइड भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हुआ। नेक्स्ट इनके नेचर के बारे में, व्हाट इज देयर करेक्ट नेचर। तो नेचर के लिहाज से Na2O, MgO ये बेसिक ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड्स है ना। तो बेसिक ऑक्साइड्स और Al2O3 ये एम्फोटेरिक है। SiO2, P4O6, P4O10, SO2, SO3, Cl2O, Cl2O7, ये सब के सब कौन से ऑक्साइड है? बाय नेचर दे आर ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है। अगर आप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप बुक में देख सकते हैं, तो जनरली आप देखो कि इनका इसका आप देखिए सोडियम ऑक्साइड का जो है इसकी लेटेस्ट एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। फॉर दैट रीज़न इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, इसमें लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसका एक्सेप्शनली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बाकी वैल्यूज़ ये बुक से आप देख ले। बाकी इसमें जिस डिस्कशन ये है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका ज़्यादा है, फिर इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड से इसका कम। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके मुकाबले में ज़्यादा है। फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड में थोड़े से इसके मुकाबले में थोड़े से कम आ रहा है। और फिर ये और ये चूंकि मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, तो फॉर दैट रीज़न इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इन कंपैरिजन विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इन दोनों का कंपैरिजन में आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहे हैं, ये इसका सबसे ज़्यादा है। बाकी जो ये मॉलिक्यूल्स है आपके पास, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, वेयर द मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। उस वजह से इन ऑक्साइड्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। और एज सच तो आप नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि उनमें एटोमिसिटी क्या है, यानी इनके साइज और इनकी पोलरिटी के पे डिपेंड करते हुए देयर इज़ अ वेरिएशन इन देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने बुक में वैल्यूज़ दिए हैं उनके लिहाज से आप नोटिस करें तो सबसे ज़्यादा आपको इसका मिलेगा। दैट्स द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ oxides of third period elements with water. How do they react with water? तो अगर आप Na2O को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे then you'll get an alkaline solution. अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे then you will get an alkaline solution.
बेसिक सोल्यूशन आपको मिल लेगा। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बहुत मुश्किल से रिएक्ट करेगा, बट एनी हाउ इंटेंस टेम्परेचर पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाए, या अगर ये फर्दर डिकम्पोज होगा तो दोबारा इसमें कन्वर्ट होगा, तो पॉसिबिलिटी है, बट इट कन्वर्ट्स बैक इनटू दिस मॉलिक्यूल। अगर आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका भी आम कंडीशन पे चांस नहीं है, बहुत एक्सटेंसिव कंडीशन में यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर आप बात करें अबाउट दिस ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस लाइक P4O6, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट H3PO3, दिस इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। और ये फास्फोरस एसिड जो है दिस इज अ डाइप्रोटिक एसिड, अल्दो इसमें 3 प्रोटॉन हैं लेकिन ये डोनेटेबल प्रोटॉन इसमें 2 है, ये सिर्फ 2 H आयन दे सकता है, तो डाइप्रोटिक एसिड है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, तो दिस इज डोनेटेबल एंड दिस वन इज डोनेटेबल। इसको इनडायरेक्टली आप हाइड्रोक्साइड ऑफ फास्फोरस भी कह सकते हैं। लाइक अगर आप P4O10 लो, इसको रिएक्ट करो वाटर के साथ तो यू गेट H3PO4, दिस इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड। और फास्फोरिक एसिड जो है ये एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, ट्राइप्रोटिक एसिड मतलब ये हुआ कि ये अपनी तीनों प्रोटॉन सोल्यूशन में डोनेट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर आप यूँ समझ सकते हो कि लाइक दिस वन डोनेटेबल, this one donatable, this one donatable, and this one. The next one is sulfur dioxide. If react with water, then you get H2SO3. This is called sulfurous acid, diprotic. और अगर SO3 को आप वाटर के साथ रिएक्ट करें, then you get H2SO4. This one is, you know it, sulfuric acid. ये भी डाइप्रोटिक है। और इसके अलावा आप क्लोरीन की अगर बात करें तो Cl2O ये वीकली एसिडिक है। इसमें पिछले लेक्चर में शायद एक पॉइंट रह गया था कि एसिडिक ऑक्साइड की एसिडिटी का आप जो है कहाँ से अंदाज़ा लगाओगे, तो एसिडिटी ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, बेसिसिटी ऑफ बेसिक ऑक्साइड, वो तो मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। OH आयन ये ऑक्साइड आयन जितनी जल्दी रिलीज करेगा उतनी बेटर इसकी बेसिसिटी होगी, तो मोर स्ट्रॉन्गर बेस विल गिव OH ऑक्साइड आयन इजीली। नॉन मेटल ऑक्साइड की जो एसिडिक पावर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। तो अगर आप फर्ज करें यहाँ देखो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सल्फर का +4, यहाँ देखो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6। इट मीन SO2 is a weaker acid than SO3. For that reason H2SO3 is weaker acid than H2SO4. सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का जो एसिडिक पावर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। हाँ अलबत्ता अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल में, चलो ये पूरी करके अब देखिए Cl2O, तो यहाँ Cl2O7 के साथ कंपैरिजन देखें तो इस कंपैरिजन में यू कैन सी दैट यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इट मीन्स कि दिस वन इज वीकर ऑक्साइड एसिड एंड दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो आंसर में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा HClO बनेगा या HOCl और यहाँ पर बनेगा HClO4। तो HClO4 में ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 है। सो HClO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस वन, यानी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके लिए आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होता है। अलबत्ता अगर मुख्तलिफ एसिड हो या नॉन मेटल ऑक्साइड हो और वहाँ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सिमिलर आए, लाइक फर्ज करें आपके पास है SO2
और NO2। तो इसमें इस O2 में सल्फर क्या है +4, NO2 में नाइट्रोजन क्या है +4। तो अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर हो तब एसिडिटी का अंदाजा आपने लगाना है सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, सल्फर से, फॉर दैट रीजन ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर है। तो आगे आप प्रोडक्ट में दे सकते हैं, यहां पर H2SO3 बनेगा और यहां पर बनेगा HNO3, साथ में थोड़ा बहुत HNO2 भी बनता है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, कन्वर्ट्स इनटू दिस वन, ये मेन प्रोडक्ट होगा। तो HNO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO3। इसकी वजह है यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट, आप यहाँ भी देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। तो सेंट्रल एटम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है किसी मेटल में, किसी एसिड में, तो समझ जाए कि उसकी एसिडिटी ज्यादा है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है सेंट्रल एटम का, तो फिर आपने डिसीजन लेना है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है एसिडिटी ज्यादा है। सो ये कुछ जनरल आइडियाज थे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। Okay, so let's proceed towards the idea what we call the group 1A elements, which include lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. तो इनका general valence shell इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, यानी इन सारे एलिमेंट के एटमों का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, इन मतलब वैलेंस शेल के इस ऑर्बिटल में होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसलिए ये पॉसिबली क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे इनकी कंपाउंड्स में। और इसके अलावा अगर आप इनके एटॉमिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें ये तो ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके, जल्दी से रिपीट करते हैं। लाइक नंबर 1, इनके एटॉमिक रेडियाई का अगर आप जिक्र करें तो एटॉमिक रेडियस इज स्मॉलर फॉर लिथियम देन, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक रेडियस, अगर ये ग्राफिकल लैंग्वेज में हो ना, ऐसे यहाँ पर आप एटॉमिक रेडियस लिखो, तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस कम है सोडियम से, और सोडियम से ज़्यादा है पोटाशियम से, ज़्यादा है फिर रुबिडियम से ज़्यादा है फिर सीजियम एंड सो ऑन। तो एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम। और नेक्स्ट वन आप बात कर सकते अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी तो एक ही होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी, या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो इन एलिमेंट्स का है, तो वो भी डाउन द ग्रुप क्या होता है, कम होता जाता है रेगुलरली। अगर आप उसको यू देखते रहो तो आयनाइजेशन एनर्जी या इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल तो सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का, फिर उससे कम होगा सोडियम का, मज़ीद कम होगा पोटाशियम में, रुबिडियम में मज़ीद कम होगा, सीजियम में मज़ीद कम होगा। सो डाउन द ग्रुप आओगे तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, बिकॉज देयर साइज इंक्रीजेस, कोई इरेगुलरिटी नहीं है। इसी तरह द थर्ड पोर्शन इज, इनकी अगर आप इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखो
तो डाउन द ग्रुप ये भी क्या होती है, कम होती है रेगुलरली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंसियम। तो डाउन द ग्रुप रेगुलरली आपको एक डिक्रीज मिलेगा, कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। इसी तरह अगर आप इनकी बात करो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो लास्ट टाइम आपने पढ़ लिया था कि मेटल के एटम्स जो है दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड्स, और मेटेलिक बॉन्ड का और एटॉमिक साइज का इनवर्स रिलेशन है। या आप कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ का और मेटेलिक कैरेक्टर का इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उसका मेटेलिक बॉन्ड उतना वीक होगा, उतना सॉफ्ट होगा, और उसकी जो है व्हाट टू से उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। तो डाउन द ग्रुप इनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। इसलिए डाउन द ग्रुप रेगुलरली यू विल सी अ डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ ग्राफिकली देखो, तो डाउन द ग्रुप आओगे तो लिथियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सोडियम से, इसका ज़्यादा होगा पोटाशियम से, इसका ज़्यादा होगा रुबेडियम, सीजियम एंड फिर फ्रेंसियम। तो ये सीक्वेंस है आपके पास इसके व्हाट टू से। द नेक्स्ट वन इज देयर डेंसिटी। हाउ विल यू डिस्कस द ट्रेंड्स इन देयर डेंसिटी? तो डेंसिटी बारीपन को कहते हैं। एज यू गो डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक मास बढ़ता है जिसकी वजह से बारीपन बढ़ता है। तो डेंसिटी ऑफ दिस मेटल इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। लेकिन एक केस में यहाँ एक्सेप्शन मिलेगा, वो कौन है? पोटाशियम। डेंसिटी की जरूरत नहीं, ठीक है। पोटाशियम की डेंसिटी एक्सेप्शनली कम होगी सोडियम की डेंसिटी से, और इसकी वजह है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ पोटाशियम इन सच ए मैनर दैट देयर आर लार्ज गैप्स। पार्टिकल के दरमियान गैप्स ज़्यादा है, लेटिस एनर्जी कम है, इस वजह से ये एक्सेप्शनली वैकेंट स्पेस ज़्यादा होने की वजह से मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका कम आएगा। तो थोड़ा बहुत ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर इसमें आएगा। तो सी कि अगर ग्रुप 1A एलिमेंट की आप डेंसिटी देखो तो लिथियम की डेंसिटी सबसे कम, फिर सोडियम की डेंसिटी उससे ज़्यादा, लेकिन पोटाशियम की डेंसिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी लाइक दिस, और फिर रुबेडियम ज़्यादा, फिर सीजियम ज़्यादा, फिर फ्रेंसियम ज़्यादा। सो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन सिर्फ पोटाशियम जो है ये इसमें एक्सेप्शनल केस है, इसकी डेंसिटी एक्सेप्शनली कम है सोडियम से। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लार्जर स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इसका जो लेटेस्ट है वो इसमें पार्टिकल आर नॉट वेरी टाइटली बाइंडेड टुगेदर कंपेयर टू दिस वन। सो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर इसमें आ रहा है। इसके अलावा आप बात कर सकते हो कि रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स, इनके रिएक्शन में नंबर 1 विथ वाटर, तो ऑफ कोर्स यू विल सी कि लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन। दिस इज सिंपल एक्सो रिएक्शन, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आप बाकी अल्कली मेटल लो, यानी सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम नहीं, तो सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, इन सारे, तो ये सारे आपको वैगरस रिएक्शन देंगे, हाईली एक्सोथर्मिक एंड अ वेरी फास्ट काइंड ऑफ रिएक्शन आपको मिलेंगे। और जितना आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो मोर एंड मोर वैगरस रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड। और इसके अलावा दूसरा आप रिएक्शन ले सकते हो विद ऑक्सीजन। तो लिथियम और ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ऑक्साइड बनने का चांस है, और वो है नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन सोडियम और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेंगे तो ये 2 टाइप के ऑक्साइड बना के दे सकता है, नॉर्मल ऑक्साइड एंड परऑक्साइड, नॉर्मल एंड परऑक्साइड। और अगर आप पोटाशियम की बात करो तो पोटाशियम जो है 2 टाइप के ऑक्साइड देता है,
एक ये देगा पर ऑक्साइड और एक देगा सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। और अगर आप रुबिडियम और सीजियम की बात करो तो ये सिर्फ एक ही ऑक्साइड आपको दे सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द सुपर ऑक्साइड। ये सिर्फ आपको सुपर ऑक्साइड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये अक्सर पॉइंट्स एमसीक्यूज में आते हैं। आप कह सकते हो कि सोडियम की सूरत में ये मेन प्रोडक्ट होगा एट लो टेम्परेचर, मेन प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर, and this one is your main product at high temperature. ठीक है, this is how you can talk about the interaction of these element with oxygen. इस तरह नंबर थर्ड with क्लोरीन, तो अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे they will make their chlorides, इस सब क्लोरीन के साथ इस टाइप की क्लोराइड साल्ट बना लेते हैं। अगला रिएक्शन आप इनका नोटिस कर सकते हैं, नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। तो डू रिमेंबर नाइट्रोजन में नाइट्राइड आयन हाईली अनस्टेबल होता है और इसको प्रॉपरली डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपरली पोलराइज करना पड़ेगा ताकि इसमें हाई कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाए। और अगर कोई मेटल, कोई कैटायन इसको प्रॉपरली डिस्टॉर्ट या पोलराइज न कर सके तो फिर ये जो है अनस्टेबल होगा और बॉन्डिंग विल नॉट टेक प्लेस। तो चूंकि अल्कली मेटल की चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए दे आर नॉट एबल टू डिस्टॉर्ट नाइट्राइड आयन प्रॉपरली, इसलिए अल्कली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एक्सेप्ट लिथियम, क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी कंपेरेबल है ग्रुप 2 के साथ, यानी ज्यादा है। तो फॉर दैट रीजन लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल विच कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन और उसका नाइट्राइड पॉसिबली बन सकता है। तो आप कह सकते हो कि अल्कली मेटल्स cannot react with nitrogen to form their nitrides due to their very less charge density या very small charge density की वजह से, except lithium, means lithium is able to react with nitrogen at a high temperature to produce lithium nitride, लेकिन other metals are not able to react with nitrogen and no reaction will take place. सिर्फ lithium alkali metal में सिर्फ lithium का nitride possibly बन सकता है। और इसमें इंटरेस्टिंगली बात यह है कि नोट करें कि अगर आप लिथियम हीटेड इन एयर, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल है तो हीट देना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, लिथियम दो टाइप की रिएक्शन देगा, एक तो ऑक्सीजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड एंड लिथियम नाइट्राइड। इस टाइप के एमसीक्यूज आ जाते हैं। लिथियम इफ हीटेड इन एयर then you will get these two। और फिर इसके अलावा आप इसमें नेक्स्ट रिएक्शन आप ले सकते हैं, रिएक्शन विथ कार्बन। तो सेम रीजन, कार्बाइड आयन हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये उन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता कार्बन जिनकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही रीजन। तो कार्बाइड्स of alkali metal या group 1a elements not possible except lithium। सिर्फ लिथियम जो है वो कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके कार्बाइड दे सकता है। बाकी जो अल्कली मेटल है, बाकी सारे
वो रिएक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनका कार्बाइड पॉसिबल नहीं हो सकता। अलबत्ता ये पॉसिबल है कि अगर C2 मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आए -2, डाई कार्बाइड आयन और ये मिल ले सोडियम आयन के साथ, तो सोडियम आयन और डाई कार्बाइड आयन आपस में मिलकर बना सकते हैं डाई सोडियम डाई कार्बाइड। लेकिन ये कार्बन के साथ डायरेक्ट नहीं है, ये कार्बाइड आयन के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो नॉर्मली ग्रुप 1 के अल्कली मेटल के कार्बाइड पॉसिबल नहीं है, इस टाइप के कार्बाइड। ये जो है इनका आयनिक क्लस्टर इस सूरत में डाई कार्बाइड आयन के साथ पॉसिबली हो सकता है। और ये कुछ रिएक्शंस है अल्कली मेटल के, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनमें ये चीज़ ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के लिए। और फिर आप इसमें फर्दर आप बात कर सकते हैं कि अगर हम इनके ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी के बाद इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, तो उन कंपाउंड्स के नेचर को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इसमें आप नोट करें कि यानी आप टाइटल दो थर्मल स्टेबिलिटी, तो आप कह सकते हैं कि दिस थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू thermal stability of compounds of alkali metals is directly proportional to ionic character। तो डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है और आयनिक कैरेक्टर बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, और अगर डिकम्पोज होंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगा। तो जनरली हम कहते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स हैव मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर वाले कंपाउंड जो है वो अल्कली मेटल होते हैं। दस दे आर thermally stable, they are thermally stable and do not decompose upon heating। आप जितना भी इनको हीट प्रोवाइड करो ये डिकम्पोज नहीं करेंगे एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। चूंकि कंपाउंड्स ऑफ लिथियम जो है उनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, उस वजह से लिथियम के कंपाउंड डिकम्पोजेबल हैं, लेकिन बाकी अल्कली मेटल के कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होते, थर्मली स्टेबल होते हैं। और कंपाउंड्स ऑफ लिथियम डिकम्पोज completely to लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड। और इसमें नोट करें कि नाइट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है। ऑफ अदर अल्कली मेटल, अदर मतलब कि लिथियम के अलावा पार्शियली डिकम्पोज। एक तो कंप्लीट डिकम्पोजिशन है जिसमें मेटल ऑक्साइड बनता है, ये डिकम्पोज करते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं डिकम्पोज करते हैं, बल्कि पार्शियली डिकम्पोज टू देयर नाइट्राइट्स decompose to nitrites NO3 to NO2 and to their carbonates, and HCO3 decomposes to CO3. It means nitrites of alkali metal are more stable than nitrates. Carbonates of alkali metal are more stable than bicarbonates. लिथियम के कंपाउंड में ऐसा नहीं है, लिथियम के ये कंपाउंड भी प्रॉपरली डिकम्पोज होते हैं ग्रुप 2 की तरह, लेकिन बाकी अल्कली मेटल के कंपाउंड थर्मली स्टेबल होते हैं, डोंट डिकम्पोज एक्सेप्ट दिस टू, जो डिकम्पोज करते हैं बट पार्शियली। तो लेट्स सी, अगर हम डिस्कस करें कि लिथियम नाइट्रेट और इसको हीट प्रोवाइड करें, देन यू गेट लिथियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस।
लेकिन बाकी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स लाइक सोडियम पोटेशियम सबके, और इनको आप हीट प्रोवाइड करोगे तो यू विल गेट देयर नाइट्राइट, द नाइट्रेट कन्वर्टेड टू नाइट्राइट, सो दिस इज पार्शियल डिकम्पोजिशन। और जितना आप डाउन द ग्रुप आओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और इसी तरह अगर आप लिथियम बाइकार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करो तो इट डिकम्पोजेस प्रॉपरली कंप्लीटली लाइक दिस, बट बाकी अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स को अगर आप हीट प्रोवाइड करो then they decompose partially to their carbonates, वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको आप कहते हैं पार्शियल डिकम्पोजिशन। ये है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ व्हाट टू से ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के जितनी भी कंपाउंड्स है कार्बोनेट्स वगैरह वो थर्मली स्टेबल है, सिर्फ नाइट्रेट्स और बाइकार्बोनेट पार्शियली अनस्टेबल है, सॉरी पार्शियली डिकम्पोज होते हैं इनटू देयर नाइट्राइट्स एंड कार्बोनेट्स। अलबत्ता लिथियम के सारे कंपाउंड पूरी तरह डिकम्पोज होते हैं। एक और एग्जांपल में आप ले सकते हैं लाइक लिथियम कार्बोनेट और बाकी अल्कली मेटल के कार्बोनेट, तो इट डिकम्पोजेज इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं करेगा अगर आप इसको, शायद बहुत हाई टेम्परेचर पे जाकर ये डिकम्पोज हो जाए, लेकिन आम कंडीशन पे ये डिकम्पोजेबल नहीं होते। तो ये है इनकी कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी। इसी तरह आप सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स इन वाटर, इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो आप कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर is directly proportional to ionic character, और डाउन द ग्रुप क्या बढ़ता है? आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो चूंकि ग्रुप 1A में मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है, इसलिए ग्रुप 1A के कंपाउंड रेडिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, एक्सेप्ट द कंपाउंड ऑफ लिथियम जो पार्शियली वाटर में पार्शियल सॉल्युबिलिटी देते हैं। बाकी अल्कली मेटल जो के कंपाउंड है वो रेडिली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल है वाटर में। और जितना आप डाउन द ग्रुप आओगे तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर का फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स या मेटल्स आर readily soluble due to maximum ionic character, and solubility increases top to bottom, Compounds of lithium are partially soluble, not completely. Reason क्या है? Because of their very low ionic character, क्योंकि लिथियम के चार्ज डेंसिटी एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है। तो ये है कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल की थर्मल स्टेबिलिटी और उनकी सॉल्युबिलिटी का आइडिया। नेक्स्ट वन इज द फ्लेम टेस्ट। So talking about flame test, ये आपके पास एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जिससे आप किसी साल्ट में ग्रुप 1A एलिमेंट का मेटल है या नहीं, और अगर है तो कौन सा है, इसकी पहचान कर सकते हो। तो दिस इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट, यानी इससे आप सिर्फ साल्ट के बेसिक रेडिकल यानी केटाइन की आइडेंटिफिकेशन, वो भी सब के नहीं, ग्रुप 1A ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। तो इसमें कलर ऑफ द फ्लेम से आप बेसिक रेडिकल की पहचान करते हो। ठीक है, यूज फॉर आइडेंटिफाइंग बेसिक रेडिकल यानी केटाइन
of assault, स्पेशली स्ट्रॉन्गर मेटल लाइक ग्रुप 1A ग्रुप 2A मेटल, इनके लिए बेहतर तरीके से ये टेस्ट अप्लाई होता है। तो अगर आपके पास लेट्स से लिथियम का कोई साल्ट है, लिथियम आयन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1:2, वैसे तो लिथियम का है 1:2, 2:1, 2p0, लेकिन लिथियम +1 होगा तो 1:2 and 2:0। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा यहाँ, और जब यहाँ से वापस आएगा तो इट विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। इसी तरह अगर आप सोडियम आयन की बात करें तो इसका आएगा 1:2, 2:2, 2p6 और 3:0। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा इस ऑर्बिटल में, वापस आते वक्त इट विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। फिर पोटाशियम में आपके पास आएगा तो 3p6 और 4:0। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, और यहाँ वापस आते वक्त इट विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। इस तरह रुबीडियम में आएगा 4p6 और 5s0। तो इन दोनों के दरमियान जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर का अपीयरेंस। सीजियम में आपके पास आएगा 5p6 and 6:0। तो इस सूरत में यू सी इट लाइक दिस, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गए सॉल्ट की शक्ल में, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, सॉल्ट की शक्ल में। तो इस सूरत में अगर आप देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो इसकी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज +3 है, जबकि अगर आप यहाँ देखो तो +11 है, यहाँ देखो तो +19। इट मीन डाउन द ग्रुप आओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो इसके निकले हुए रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो यू नो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला रेडिएशन आपको लिथियम देगा, तो लिथियम विल गिव यू दिस कलर। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन आपको सीजियम देगा, तो सीजियम विल इम्पार्ट दिस कलर। यानी ये कलर का वेरिएशन एग्जैक्ट ये तो नहीं है, मतलब आपको बुक से याद रखने हैं, लेकिन इनका लॉजिक ये है कि साल्ट की सूरत में फिर आपको जो कलर, ये फ्लेम को कलर इम्पार्ट करके देते हैं, इनमें इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, और कलर की इंटेंसिटी, कलर की फ्रिक्वेंसी वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो फिर कलर की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। जितना आप जो है इसमें ऊपर की तरफ जाओगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कम। एनर्जी क्या होती है? कम। वेवलेंथ क्या होते हैं? बढ़ता है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये आप फ्लेम टेस्ट में इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और द रेडियम। ये एलिमेंट्स मौजूद है ग्रुप 2A में, जिनको जनरली कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनका जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है दैट इज NS2, यानी कि इनकी वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इस ऑर्बिटल में है, और ये चूंकि कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है, इससे इनके अक्सर जो प्रॉपर्टीज़ है इनमें आपको वेरिएशन या एक्सेप्शन नज़र आते हैं। लाइक आपने पढ़ लिया होता ना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट इज एक्सेप्शनली हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट। तो दैट्स द रीज़न। और फिर इसके अलावा आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो इनका जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटल है और वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली ये डोनेट कर सकते हैं। तो जनरली ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें जल्दी से देखो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इनमें मेन
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पहले से हम डिस्कस भी कर चुके हैं, यहाँ जल्दी से रिवाइज करते हैं। लाइक अगर आप नंबर 1 बात करो, किसकी बात करो, इनके एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई में आप देखते हो कि इट इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। अगर आप इसका ग्राफ लेंगे ना एटॉमिक रेडियस का, तो यू विल गेट के बेरिलियम का एटॉमिक रेडियस कम है, मैग्नीशियम से फिर उसका ज़्यादा, फिर उसको इस तरह बढ़ता जाएगा। द ग्राफ विल गो ऑन। दूसरा इसमें है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करता है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए एक्सेप्शनली बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है कंपेयर टू दिस वन। तो आप इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कुछ इस तरह नोट कर सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी में डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है, तो बेरिलियम की ज़्यादा है किससे, मैग्नीशियम से, फिर मैग्नीशियम के लिए फिर नेक्स्ट आप आएगा कौन, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद कौन आएगा, स्ट्रॉन्शियम, और स्ट्रॉन्शियम के बाद कौन आएगा, बेरियम, और बेरियम से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है किसकी, रेडियम की। इसकी वजह क्या है, रेडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल या इसकी आयनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली ज़्यादा क्यों है बेरियम से, हालांकि के साइज तो बढ़ता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो इस बेरियम और रेडियम में शेलो का डिफरेंस जो है, शेलो के डिस्टेंसेस का फ़र्क कम होता है। इसमें वैलेंशियल 6 होता है, इसमें 7 हो जाता है, तो इनका जो है एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। जबकि यहाँ पर जो है इसमें रेडियम में बेरियम से रेडियम तक आओगे तो बेरियम की न्यूक्लियर चार्ज से रेडियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है बाय 32 यूनिट्स। तो चूंकि यहाँ एब्रप्टली न्यूक्लियर चार्ज में 32 यूनिट्स इंक्रीज आता है, तो यहाँ ये वजह है कि यहाँ चूंकि साइज का जो डिफरेंस है उतना ज़्यादा नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। फॉर दैट रीज़न इट शोज एक्सेप्शनली हायर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू बेरियम। अब ग्रुप 1 में ऐसा नहीं है, हालांकि वहाँ भी 32 यूनिट का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्टेबल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, जबकि यहाँ पर स्टेबल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से ये एक एक्सेप्शन आपको मिल रहा है। इसी तरह आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली क्या करेगी, डिक्रीज, बल्कि बाज़ एलिमेंट्स के लिए लाइक इन दोनों के लिए तो ऑलमोस्ट सेम है, तो बुक में वैल्यूज है वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ देखोगे तो उनमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आएंगे, एक्सेप्शन नज़र आएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर आप ग्राफिकल शेप इंडिकेट करें तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा बेरिलियम का, फिर बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा मैग्नीशियम का, और फिर आगे ये ग्राफ जाएगा कैल्शियम का बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ पर कम होता जाएगा किसकी सूरत में, यानी ये एक्सेप्शन हुआ, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, फिर कम हो जाएगा बेरियम और रेडियम की सूरत में। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करो तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये सीक्वेंस मिलेगा कि बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फिर कैल्शियम का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर स्ट्रॉन्शियम का फिर कम हो जाएगा, बेरियम का फिर बढ़ जाएगा, कैल्शियम से भी बढ़ जाएगा, और रेडियम का फिर कम हो जाएगा। सो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में जो है आपको ज़्यादा एक्सेप्शन नज़र आ रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट द जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द
second group elements यानी alkaline earth metals. Next is talking about the idea of diagonal relationship. book में नहीं है लेकिन generally important है. Let's talk about what do you mean by the term diagonal relationship. ये एक जनरल आइडिया है. इसमें ये है कि ग्रुप 1A का जो टॉप मेंबर है लिथियम, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है अगले ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ सिमिलरिटी रखते हैं. यानी लिथियम के कंपाउंड का बिहेवियर मैग्नीशियम के कंपाउंड के बिहेवियर के साथ बहुत रिजेम्बलेंस रखता है. इसकी वजह यह है कि इनकी चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है. चूंकि ये टेबल में डायगनली पड़े हैं इसलिए इस बिहेवियर को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. लिथियम इज डायगोनल विद मैग्नीशियम. और अगला है ग्रुप 2A का जो टॉप मेंबर है, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के साथ मैच नहीं करते बल्कि नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ मैच करते हैं. तो इट्स सेकंड डायगोनल रिलेशनशिप. इन दोनों की चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है तो इनके कंपाउंड का बिहेवियर भी सेम होगा. और अगला जो ग्रुप है थर्ड ग्रुप के टॉप मेंबर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज फोर्थ ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ सिमिलरिटी रखते हैं. तो ये तीन पेयर ऑफ एलिमेंट है जिनकी चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है तो इनके बॉन्डिंग और कंपाउंड का बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर है. These are called diagonal relationship. Next is a term peculiar behavior यानी रूटीन से हट के बिहेवियर शो करना. सो आप कह सकते हो कि टॉप एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप shows dissimilarities in some properties with other members of its family या group due to its very high charge density. अपनी बहुत हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से इसमें ऐसा होता है. हर ग्रुप का लाइक ग्रुप 1 में कौन है, ग्रुप 1A में लिथियम, इसके बहुत सारी क्वालिटीज अपने ग्रुप के बाकी मेंबर के साथ मैच नहीं करती. सो दिस इज पेक्युलियर बिहेवियर शोन बाय लिथियम. ग्रुप 2 में कौन शो करता है, बेरिलियम, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से डिफरेंट है तो पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. इस तरह पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन, peculiar behavior of carbon, peculiar behavior of nitrogen, the peculiar behavior of oxygen, and the peculiar behavior of fluorine. तो हर ग्रुप का जो टॉप मेंबर है यू में कल सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनकी चार्ज डेंसिटी और थर्ड पीरियड के एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी में बहुत बड़ा गैप है. इसलिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डिफरेंस शो करते हैं. बाकी की चार्ज डेंसिटी में इतना बड़ा गैप नहीं होता तो इनकी प्रॉपर्टीज में रेगुलरिटी मिलती है. लेकिन सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो है इनकी चार्ज डेंसिटी में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नजर आता है. तो हर ग्रुप का टॉप मेंबर वो पेक्युलियर होता है. लाइक अगर हम डिस्कस करें पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम तो इसमें आप कह सकते हैं कि बेरिलियम वेरी हार्ड देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या इसी तरह बेरिलियम हैज very strong metallic bond than other alkaline earth metals. Beryllium has very high melting point and boiling point compared to other alkaline earth metals. आप
टेबल में वैल्यूज देख सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा गैप आपको नजर आएगा। इसी तरह आप कह सकते हो रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर के साथ बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पहले पढ़ चुके हैं, जो भी टेम्परेचर आप दो, बट अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन रिएक्ट विद वाटर, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके अल्कलीस बनेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड्स बनेंगे। तो और जितना आप डाउन द ग्रुप आओगे, मोर वेगरस, मोर फास्टर रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। और इसी तरह आप ले सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा, बट दिस इज वेरी स्टेबल। तो स्टेबल ऑक्साइड कोटिंग के बनने की वजह से इट रेजिस्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, रेजिस्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अलबत्ता इट कैन गिव कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कब कंप्लीट ऑक्सीडेशन दे सकता है ये आपको? इन पाउडर्ड फॉर्म। अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में हो तो तब जाकर ये आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन दे सकेगा। मेटेलिक फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड का एक स्टेबल कोटिंग बन जाता है। इसी तरह आप बाकी जो मेंबर्स है ग्रुप 1A के, तो वो नॉर्मली नॉर्मल ऑक्साइड बना लेते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बना लेते हैं और पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और नोट, लास्ट टू मेंबर जो होते हैं, लास्ट टू मेंबर्स जो है आपके पास, अच्छा वो बिठा चुके हैं, तो आप एक दफ़ा फिर देखो। ग्रुप 2A एलिमेंट्स में जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। तो स्ट्रेंशियम और बेरियम जो है ये आपको परऑक्साइड भी दे सकते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड दे सकते हैं। तो अगर आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की तरफ देखो तो ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स देंगे, जबकि अगर आप स्ट्रोंशियम एंड बेरियम देखो तो ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड भी देंगे, नॉर्मल ऑक्साइड्स भी देंगे, यानी स्ट्रोंशियम नॉर्मल ऑक्साइड, बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड, लेकिन ये परऑक्साइड भी देंगे, यानी कि स्ट्रोंशियम परऑक्साइड एंड बेरियम परऑक्साइड, यानी इनमें ये लास्ट मेंबर जो है आपको परऑक्साइड थोड़े बहुत दे सकते हैं। इनका ज़्यादा मोर एबंडेंटली फॉर्म्ड ऑक्साइड वो नॉर्मल ऑक्साइड होता है। इसी तरह अगर आप जो है इनके ऑक्साइड का नेचर देखो तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में आप देखते हो कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, ठीक, जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो नॉर्मली बेसिक ऑक्साइड्स है और डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ती है इनकी। इसी तरह द नेक्स्ट आइडिया इज बेरिलियम हैज वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, very high charge density compared to other alkaline earth metals. Thus, according to Fagen's rule, already पढ़ चुके हैं, according to the Fagen's rule, beryllium forms covalent bonds in most of its compounds. इसके ज़्यादातर कंपाउंड्स में आपको कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आएगा, जबकि बाकी अल्कली मेटल के ज़्यादातर कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड आपको मिलेगा। यानी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अदर alkaline earth metals have ionic bonds या ionic bonding in them. For that reason आप कह सकते हो कि melting point and boiling point of compounds, तो alkaline earth metal के जो compounds होते हैं वो joint ionic cluster होते हैं, thus very high
वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं बिकॉज ऑफ जिएंट आयोनिक स्ट्रक्चर, बट कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम हैव covalent bonds and exist as non-polar micromolecules। और ये जो non-polar micromolecules है, they may be bonded by weak intermolecular attractive forces, यानी लंडन डिस्प, चूंकि non-polar होते हैं ज़्यादातर sp hybridization और लीनियर शेप की वजह से, इसलिए thus have very low melting and boiling points। यानी बेरिलियम का अपना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बट इसके कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं। लाइक आप कह सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड तो इट्स अ जिएंट आयोनिक क्लस्टर लाइक दिस, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर आप बेरिलियम क्लोराइड लो तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक्साइटेड स्टेट में है और माइक्रोमॉलिक्यूल है, ये एक माइक्रोमॉलिक्यूल, ये दूसरा माइक्रोमॉलिक्यूल, और ये माइक्रोमॉलिक्यूल पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो काफ़ी वीक फोर्सेस है। इससे बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। इसमें मज़ीद अगला आप पॉइंट नोट कर सकते कि